नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचर्स पहल में। दोस्तों, आज हम दूसरा भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले आपने वीडियो में देखा कि प्रकाश के बारे में हमने विस्तृत चर्चा पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर किया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हम लोग प्रकाश के भाग 2 को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो हमें प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जब किसी समतल दर्पण, जो हम शीशा देखते हैं, उसके सामने हम लोग खड़ा हो जाएंगे तो अगर हम दायां हाथ दिखाते हैं, अपना हिलाते हैं, तो हमें बायां हाथ दिखाई देता है, हिलता हुआ बायां हाथ दिखाई देता है। इसी घटना को हम लोग पार्श्व परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे रेड जो शब्द है, उसको अगर आप समतल दर्पण में देखेंगे तो RED उल्टा प्रतीत होगा, दिखाई देगा आपको। उसी तरीके से आप एम्बुलेंस को देखेंगे तो एम्बुलेंस के जो सामने वाले भाग पर होता है वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। इसलिए होता है कि जो गाड़ियां आपको सामने से दिखाई देती हैं उसमें वो सीधा दिखाई देता है। तो समतल दर्पण पर जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो उल्टा दिखाई देता है, लेकिन इसका प्रभाव आपके 11 अक्षरों में दिखाई नहीं देता है। अंग्रेजी वर्णमाला के जो 11 अक्षर हैं AHIMOTUVWXY के समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों का पार्श्व परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, प्रतीत नहीं होता है। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार जो जैसा आपका चित्र बना रहेगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। समतल दर्पण में काल्पनिक या आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा है, समतल दर्पण का जो प्रयोग होता है पेरिस्कोप में किया जाता है। पेरिस्कोप एक प्रकार का जो यंत्र है, उसका प्रयोग बंकर के अंदर छुपकर या युद्ध करने के लिए, समुद्र के अंदर छुप करके युद्ध करने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण, बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दर्पण। दर्पण 2 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? अभी आपको हमने समतल दर्पण के बारे में बताया है। अब आगे हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन तल गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है और नतोदार दर्पण भी कहा जाता है। वहीं जो अवतल दर्पण में जो लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के लेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो उत्तल लेंस, जिसे हमें अभिसारी लेंस कहा जाता है, उसका जो चित्र बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा बड़ा बनता है उत्तल लेंस में। वहीं उत्तल दर्पण, जिसे हम अपसारी दर्पण कहते हैं या उन्नतोदार दर्पण कहते हैं, उसके लिए जो लेंस का प्रयोग होता है वो अवतल लेंस का प्रयोग होता है और इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। या प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा छोटा बनता है। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। इसकी फोकस दूरी जो उत्तल लेंस की होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। वहीं अवतल लेंस बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। इसकी जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक बनती है।
आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे गाड़ियों की हेडलाइट में और टार्च में किया जाता है। दाढ़ी बनाने वाले नाई के यहाँ जो दर्पण होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ENT आँख नाक कान के जो डॉक्टर होते हैं वो उसमें भी जो प्रयोग करते हैं उसके द्वारा ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परावर्तक दूरबीन में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के क्या प्रयोग हैं? वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगाया जाता है। सुरक्षा के लिए जैसे ATM में आप जाते हैं तो ATM में ही वो उत्तल दर्पण लगाया जाता है। सड़कों पर लगे परावर्तक लैंप में जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है वहाँ पर भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग सड़कों पर लैंप के लिए भी किया जाता है। चांदी जो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है, इसीलिए दर्पण पर जो चांदी की कलई लगाई जाती है, लेप किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट इसका लेप किया जाता है AgNO3 का। लेंस की क्षमता का SI जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग और जानते हैं अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है। यही घटना अपवर्तन कहलाती है। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर जाता है, और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर आती दिखाई देती है। अपवर्तन अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता या विरलता का पता चलता है। अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम सघन होगा तथा अपवर्तनांक कम होने पर माध्यम विरल होता है। अपवर्तनांक अधिक होगा तो माध्यम सघन हो जाएगा और अगर कम होगा तो माध्यम विरल होगा। अपवर्तन का नियम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं और एग्जाम में पूछता है ये कि पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है, या किस का नियम है? तो अपवर्तन का नियम के अंतर्गत ये टेढ़ी प्रतीत होती है। पानी में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, और तारों का जो टिमटिमाना होता है वो भी अपवर्तन के कारण ही होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम जैसे पानी से हवा में प्रवेश करती है और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने की बजाय पूरी तरह से उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, आभास होना, जो पानी का आभास होता है वो रेगिस्तान में बनता है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। ऑप्टिकल फाइबर इंडोस्कोपी जो आज के समय में आंतरिक अंगों की जांच में प्रयोग किया जाता है, इंडोस्कोपी, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। हम अपने तीसरे और अंतिम भाग में आपको बताएंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को, नेत्र के बारे में बताएंगे। इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने तीसरे और अंतिम भाग में। धन्यवाद।